हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से हमारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और कितने इफेक्टिव वे में आपको लेक्चर्स को देखना है। आज देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने 11th क्लास का टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पार्ट 2 में आपको मिलने वाला है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जहाँ पर हम बात करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, देखिए लेक्चर्स जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही स्टैंडर्ड लेक्चर होंगे। एक एक चीज़ जो हमारे सिलेबस में है, थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, कितना कॉन्सेप्ट आपको किस हद तक समझ में आना चाहिए, है ना, अपने लेवल्स पे, ये सारी बातें हम लोग रखने वाले हैं। ठीक, तो जिस तरीके से अभी तक आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस होती थी, ठीक है, आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे। ऑफलाइन में क्या होता था कि अच्छे से चीज़ें समझ में आती थी, टीचर एक्सप्लेन करते थे आपको, ठीक है, और आप कॉपी और पेन लेकर उसको नोट डाउन करते रहते थे। ठीक है ना। तो अब देखिए ऑनलाइन में भी हम यही सोच रहे हैं कि सेम टू सेम आपको ऑफलाइन वाला ही फील आने वाला है ना। तो आप क्या करें कि कॉपी पेन लेकर पहले बैठें आप, ठीक, और एक शांत कमरे में अकेले बैठ जाएं, ठीक है, हेडफोन ईयरफोन जो भी आपको लगाना हो लगा लें, ठीक है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ों पर हम बात करेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं, थ्योरीज हमारे पास कैसे होंगी, ठीक, हम एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक, और एक एक पॉइंट जितना भी हमारे पास थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, सभी चीज़ें हम लोग को एक एक करके समझ में आने वाली है ना। तो देखिए 11th क्लास क्या है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जनरल बातें हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। 11th क्लास की अगर हम बात करें तो 11th क्लास का जो भी टॉपिक है ना, वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर मैथ का हो, ठीक, सभी टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि 12th में जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर हर बार यही सुनने को मिलेगा, ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक, क्योंकि 11th ही हमारी बैकबोन है ना। और केमिस्ट्री के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में अपन लोगों को 3 पार्ट करने होते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हाई स्कूल में क्या था ना, जो भी हम साइंस में पढ़ रहे होते थे, साइंस में अपनी बायोलॉजी भी होती थी, उसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, है ना। उस केमिस्ट्री में क्या था, तीनों मिक्सचर था। हाई स्कूल में जो आपने स्टार्टिंग का पढ़ा होगा ना, जो रिएक्शन इक्वेशंस वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल की वहाँ इतनी बातें नहीं है, फिर ऑर्गेनिक की भी बात वहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो हाई स्कूल में तो एक ही चैप्टर अपन ने देखा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉमेनक्लेचर, थोड़ा बहुत एथिल अल्कोहल और जो अपना एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ कर वहीं पर ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर एकदम ब्रॉडली क्लासीफाइड हो गया है। अब ऑर्गेनिक के नाम से आपको एक अलग से कॉपी बनाने की आवश्यकता है ना। एक एक टॉपिक के बारे में आपको अलग अलग कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फिजिकल की अलग एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की अलग होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल में आपको समझने के लिए। तो हमारी तरफ से क्या है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हम लोग यूपी बोर्ड की भी बात कर रहे होते हैं वहाँ पर, और सीबीएसई बोर्ड की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना भी सिलेबस हम लोग का एनसीईआरटी में गिवन है ना, जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर 11th में जितना मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, आपके स्टेज पर किस हद तक हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो सारी बात हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आपको हाई स्कूल में कुछ भी नहीं आता है ना, मान लेते हैं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कई बच्चों को ये लग सकता है कि ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बार बार हाई स्कूल की चीज़ें रिपीट कर रहे हो, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी टॉपिक्स हैं कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना, स्टार्टिंग से लेकर एक प्रॉपर वे में किस तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या सीक्वेंस रहता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऐसा करिए कि कॉपी पेन लेकर, है ना, कॉपी A4 शीट जो भी आपके पास इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपको मिले उसको लेकर बैठे आराम से, ठीक। और जिस तरीके से हम ऑफलाइन में एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, नोट कर लेते हैं उसे, है ना, लेक्चर में, ठीक, उस तरीके से हम लोग के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है कि चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, हम समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन को पूछने पर आपको उधर से जवाब भी देना है ना, भले ही ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है ना, लेकिन आपको जवाब देना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपन लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं हम, ठीक है, किस सीक्वेंस में मुझे पढ़ना है, ठीक, वो सारी बातें हम लोग रख लेते हैं अभी।
तो इतना समझ में आता है कि मुझे 11th क्लास के बारे में बात करनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करनी है, जो कि हमें एनसीईआरटी के पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है ना। अगर आप चैप्टर पूछोगे स्पेसिफिक तो चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के नाम से आपको मिलेगा, है ना। तो देखिए अपन लोग कैसे कोर्स बनाए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जो कंटेंट लिखने वाला हूँ ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि हम लोग का बनाया हुआ एक मटेरियल है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए अगर कंटेंट की बात कर लेते हैं ना कि इस पूरे चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद कोर्स, है ना। तो हम अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, मुझे क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये सारे सवाल सभी होते हैं बच्चों के, तो सभी चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी, है ना। और इसी में हम बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, ठीक। तो पहला टॉपिक हमें ये कवर करना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते चलेंगे, ठीक है। हाई स्कूल में जो भी आपके डाउट्स होते थे ना, हाई स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके, वो सारे डाउट अभी 2 साल में 11th-12th में क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर होगा। अगर तब भी रहता है तो फिर आगे चलकर हायर स्टडीज़ में क्लियर होता है ना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर लिए। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कई सारे टाइप्स के हैं, अभी हम हेडिंग पे आते हैं तो वहाँ पर हम बातें करेंगे किस तरीके से मुझे यहाँ पर करना है, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अब हम बात कर सकते हैं, देखिए एक सिग्मा होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, ये होता है पाई। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए अभी इसी साल 11th क्लास में अपन लोग का केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है, वहाँ पर हम डिटेल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ते हैं, इनका फॉर्मेशन ऐसा क्यों होता है, ऐसे बॉन्ड क्यों बनते हैं, वहाँ पर डिटेल है, ठीक है। ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन भी आता है ना, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये। अब देखिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो से लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप हाई स्कूल में पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हालांकि जो चैप्टर नंबर 13 है आपका, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन डिटेल से है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा बहुत एल्केन अल्काइंस और होमोलॉगस सीरीज़ का आइडिया लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करेंगे और हम देख लेंगे होमोलॉगस सीरीज़, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए नॉमेनक्लेचर अभी जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर होता है, तो अभी हमें ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, ठीक है। और जितना हमारे सिलेबस में उतनी बात करेंगे हम अभी, नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने आइसोमेरिज्म, है ना, वहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन थी बस, अभी यहाँ पर डिटेल है, कई सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म। अच्छा अब देखिए 7th जो टॉपिक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म,
ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना वो सभी फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के हमारे चैप्टर्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स की हम बात करेंगे। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, है ना, रिएक्शन का मैकेनिज्म में रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, रिएक्शन के पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स था, ये सारी हम बातें करेंगे। ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक की हम बात करें, इसमें हम लास्ट टॉपिक की बात कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो इतना कुछ सिलेबस खत्म करने के बाद, ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि डिटेल आपको मिलने वाला है ना। फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है ना, वहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो एल्केन्स, एल्काइंस हैं, वहाँ पर उनकी रिएक्शंस होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, फिर अपन लोग का 11th का ऑर्गेनिक का पार्ट खत्म होता है। ठीक, फिर हम स्टार्ट करते हैं 12th का ऑर्गेनिक, है ना। अच्छा, 12th का ऑर्गेनिक तभी समझ में आएगी जब आपका 11th का ऑर्गेनिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एक एक करके अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा नोट डाउन कर लें कि हम आखिरकार क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, किस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी। तो पहले आप इस, है ना, सिलेबस को नोट कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले हेडिंग उठाते हैं, फिर एक एक चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करें और इसको लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक टॉपिक हम और कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, मुझे पता है कि वैलेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है ना, एंड कार्बन की मुझे पता है 4 वैलेंसी होती है। तो अभी हम देखने वाले कि टेट्रा वैलेंसी क्यों है ना, एंड थोड़ा बहुत शेप्स के बारे में लेंगे। शेप का आइडिया आपको अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में होने वाला है। अभी तो मुझे ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। ठीक है ना, ये तो ये 10 टॉपिक्स अपन लोग कवर करेंगे, है ना। अच्छा, पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पहले हम ये पढ़ें, फिर वो पढ़ने लगे, फिर ये पढ़ें। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा टॉपिक हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये कॉपी करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। इसे रफ करते हैं ना। अभी देखिए कॉपी और क्या बोले थे, कॉपी पेन लेकर बैठे रहे आप लोग, ठीक, और कोई भी डिस्टर्बेंस ना रखे आसपास अपने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से मुझे सोचा गया है ना, किस तरीके से ये सब चीज़ें आई कि ऑर्गेनिक जैसा कोई नाम हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ सर अगर हम बात करें थोड़ी बहुत अपनी बात कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करें तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, है ना, लगभग 100 साल पहले की हिस्ट्री है हमारी ऑर्गेनिक की। अच्छा, ये उस समय की बात है ना जब हमारे पास केवल 2 टाइप से कंपाउंड हुआ करते थे, है ना। एक तो ऐसे कंपाउंड थे जो अर्थ क्रस्ट से मिलते थे, है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में मेटलर्जी, है ना। वहाँ हम क्या देखते हैं कि जो धरती से निकालते हैं हम लोग, ज़मीन खोद कर जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, है ना। तो हमें क्या होता था कि 2 टाइप के कंपाउंड्स थे। एक तो वो जो अर्थ क्रस्ट से मिलते थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं मिनरल्स, है ना। अच्छा, फिर एक ऐसे टाइप से कंपाउंड थे जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलते थे, है ना। जैसे कि कहीं पर कोई पेड़ पौधा, है ना, सड़ गया, गल गया, कोई जीव जंतु हो गया, है ना, उनके मरने से, तो उनके अंदर से जो कंपाउंड मिल रहे हैं। तो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एक तो नेचुरल थिंग से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात कर सकते हैं, वहाँ से मुझे मिलते थे कंपाउंड, और एक कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से, है ना। तो जो नेचुरल थिंग से मिलते थे ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलते थे, उन्हें बोल दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, उसके बोलने के पीछे एक थ्योरी है ना, बाकायदा उसको हम समझते हैं।
ठीक है। अच्छा देखिए हुआ क्या था, कुछ हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे सील नाम के एक साइंटिस्ट है। यहाँ पर मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, कंपाउंड, यहाँ पे मैं सोर्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सील ने देखा ना कि मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे कि हम बात करें टार्टेरिक एसिड, ठीक है। तो उस ज़माने में टार्टेरिक एसिड का सिंथेसिस ग्रेप से हम कर सकते थे। अंगूर में क्या होता था कि ये टार्टेरिक एसिड मिलता था, है ना। अच्छा इस एसिड के मिलने का एकमात्र सोर्स यही था कि मुझे ग्रेप से ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं टार्टेरिक एसिड को, है ना। मीन्स कि टार्टेरिक एसिड को किसी हम मिनरल वाले कंपाउंड, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, या फिर हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, है ना। उस ज़माने में ऐसी बात थी। ऐसे में देखें कि सिट्रिक एसिड मुझे मिला लेमन में से, लेमन, है ना। मतलब कि सिट्रिक एसिड का एकमात्र सोर्स लेमन ही था, लेमन से मुझे ये मिल सकता था, है ना। हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। हालांकि आज की ज़माना चेंज हो चुका है, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद हम लोग आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक साइंटिस्ट थे राउल नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, ROULLE। इन्होंने देखा कि जो ह्यूमन यूरिन है ना, यूरिया, ठीक है, यूरिया मुझे मिला ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। अब यूरिया का भी केवल सोर्स यही था, इसे हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उस समय, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड देखेगा। अच्छा ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर टर्नर, ठीक है। इन्होंने मॉर्फिन को देखा। मॉर्फिन मेरे पास एक ड्रग होती है, है ना, मेडिसिन, पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका सोर्स क्या था, ओपियम एक प्लांट है। क्या ये एक प्लांट है ना, प्लांट के तौर पे ये एक फ्लावर है, पिंक कलर का होता है फ्लावर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि उस टाइम कुछ ऐसे कंपाउंड मुझे मिल रहे थे जिनका सोर्स क्या था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से था या फिर डायरेक्ट उनसे था, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब कि इन कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे और ना ही किसी इनऑर्गेनिक वाले मटेरियल से हम प्रिपेयर कर रहे थे, है ना। अच्छा इन सभी कंपाउंड को, जो ये कंपाउंड थे और भी बहुत सारे, उन्हें क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनका सोर्स क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा इन्हें क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा ऐसा ही क्यों होता है कि ये इनका सोर्स केवल यही है, लैब में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसके पीछे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस ने एक थ्योरी बनाई और अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये समझाया कि ऐसा क्यों है कि इनका सोर्स केवल नेचुरल थिंग्स ही है ना। तो हम उस पर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उसको आप ज़रा कॉपी कर लें, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस नाम के, करीब 1807 के आसपास, ठीक है। अच्छा बर्जीलियस ने ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, बर्जीलियस ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दिया, है ना। अच्छा उन्होंने बोला ना कि ये जितने भी कंपाउंड है ना जिनका सोर्स क्या है, केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन कंपाउंड्स में एक मिस्टीरियस पावर होती है। क्या होती है भाई साहब, मिस्टीरियस पावर। दरअसल उनका, है ना, भगवान में ज़्यादा कुछ विश्वास था। तो जिस तरीके से ईश्वरीय शक्ति होती है, कोई पावर होता है ना, एकदम दैवीय शक्ति होती है, तो इस तरीके की मिस्टीरियस पावर की बात की। बर्जीलियस ने बोला कि भाई साहब इन कंपाउंड्स में एक मिस्टीरियस पावर है ना, और इस मिस्टीरियस पावर को वो बोल रहे हैं वाइटल फोर्स। क्या बोल रहे हैं, वाइटल फोर्स, ठीक है, दैवीय शक्ति। इस वाइटल फोर्स की वजह से ही ना इन कंपाउंड्स को हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसिस कर सकते हैं, इन्हें लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये एक थ्योरी रखी उन्होंने, कौन सी थ्योरी, मिस्टीरियस पावर वाली, है ना। अच्छा तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं हम, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है।
अब देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हम इन कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं या फिर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इन कंपाउंड्स का लिविंग थिंग से ही मिलने का रीज़न क्या है कि इनके अंदर एक मिस्टीरियस पावर हो रही है। इस मिस्टीरियस पावर की वजह से ही इन्हें हम लैब में प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ अभी लिखने का तो है नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक। तो थोड़ा हेडिंग डाल लें आप लोग, क्या चीज़? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो, तो आप लोग हेडिंग डालें वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक। अच्छा, उसमें पहले आप थोड़ा एक सीन बना लें, ऐसे लिख लें आप सील, राउल, सर टर्नर, ठीक। और ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिख लें टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, यूरिया, ठीक, मॉर्फिन, बकायदा ग्रैप्स, लेमन, ह्यूमन यूरिन, ठीक है, ओपियम। ये इतना बना लें पहले, ठीक। हेडिंग लिखकर इतना बना ले, ठीक, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करें और इतना सीन बनाया, फिर हम बात करते हैं, ठीक। तो इतना हो गया ना, ठीक। तो अब देखिए इसके नीचे थोड़ा बहुत कुछ लिखना है मुझे, है ना। आपने हेडिंग लिख ली, इतना सीन बना लिया, ठीक। अब 2 लाइन थोड़ा लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एरो लगाकर, ठीक। एरो पता है ना, कॉपी में एरो लगाएं और लिखें, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, बर्जीलियस वॉज प्रपोज्ड, लिखिएगा, बर्जीलियस वॉज प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। बर्जीलियस वॉज प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, उसके आगे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी these compounds, according to this theory, है ना, these compounds, कौन से कंपाउंड? ये वाले कंपाउंड, ठीक है। these compounds cannot be, these compounds cannot be prepared in laboratory, these compounds cannot be prepared in laboratory and these compounds cannot be prepared in laboratory and cannot be synthesized and cannot be synthesized any inorganic compound, ठीक है, and cannot be synthesized any inorganic compounds, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the reason behind this, the reason behind this vital force, the reason behind this vital force, ठीक है। अब vital force के ब्रैकेट में लिख लीजिए mysterious power, क्या लिख लेंगे हम लोग? mysterious power, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई, तो इससे आपको थोड़ा बहुत वाइटल फोर्स थ्योरी का ध्यान रहेगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, इन सभी कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते या फिर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न हुआ? वाइटल फोर्स, है ना। वाइटल फोर्स मतलब एक अजीब सी शक्ति, एक दैवीय शक्ति, एक ईश्वरीय शक्ति, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो कहानी थी ना, ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, ठीक। करीब 1828 के आसपास, है ना, करीब 1828 के आसपास एक होलर नाम के साइंटिस्ट थे, क्या बोलते हैं हम लोग? होलर। एक होलर नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन थे ये, है ना। होलर ने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, है ना। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब में। अभी तक ऐसा नहीं होता था, ठीक। अभी तक तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, है ना। तो फिर इस वाइटल फोर्स थ्योरी को बहुत बड़ा धक्का लगा कि भाई साहब ये क्या हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा, उस समय बर्जीलियस का बहुत बड़ा नाम था, है ना। बर्जीलियस एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्हें हम बोलेंगे, ऐसी मिस्टीरियस पावर होती है, शक्ति होती है, लोगों ने ऐसा मान लिया क्योंकि एक ही साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम था इनका, ठीक। लेकिन जब होलर ने ऐसा किया ना कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बना दिया, तो भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा, फिर थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है ना। आजकल तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। स्कूल में एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मतलब लैब होती है, लैब में प्रिपेयर भी करते हो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें बोलेंगे हम?
है ना। अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने का सिग्निफिकेंस क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लेते हैं, क्यों, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी थी वहाँ पर, मिस्टीरियस पावर की बात कर रहे थे हम। तो अगर ये थ्योरी नहीं रही, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बोलने का पीछे का सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें बोलेंगे, है ना। मतलब कि मोस्ट जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है, उस पर अभी हम आते हैं। तो जब भाई साहब पहली बार होलर ने बनाया होगा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो पहला है। तो पहला तो आप भाई साहब पूछ सकते हैं पेपर में, है ना, कि द फर्स्ट कंपाउंड वॉज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, तो वो क्या होगा उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो इतना बहुत हो गया, ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री की बात है। ठीक है ना। तो जो होलर थे ना, होलर अमोनियम साइनेट पे कुछ काम कर रहे थे, NH4CNO, ठीक है, अमोनियम साइनेट, ठीक है, इसको इन्होंने हीट किया, है ना। बोलते हैं कि शायद गलती से हो गया था, गलती से इन्होंने हीट कर दिया, हीट करने से यूरिया बन गया भाई साहब, NH2CO NH2, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। ये क्या बन गया भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो भाई साहब धक्का लग गया किसको, वाइटल फोर्स थ्योरी को, जब होलर ने ये काम करा, ठीक। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ, कौन सा, यूरिया, ठीक। तो उसके नीचे आप ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो, जितना आपने लिखा था ना उसके नीचे लिख सकते हो आप, ठीक है ना, होलर ने। तो थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, ठीक। अच्छा, इसके बाद तो भाई साहब लाइन लग गई, बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे, जैसे कि कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड बना दिया, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद तो हम बात कर सकते हैं कि और भी, जैसे हैनल नाम के एक साइंटिस्ट थे, हैनल एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल बनाया, ठीक है। फिर ऐसे ही बर्थलेटो नाम के साइंटिस्ट थे एक, बर्थलेट, ठीक है, इस ऐसे करके इन्होंने बनाया क्या चीज़, मीथेन को लैब में बनाया, ठीक है, मीथेन। तो सबसे पहले तो यूरिया बना, उसके बाद बहुत सारे लाइन लग गई। अब तो भाई साहब बहुत सारे कंपाउंड्स जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री की बात की कि हमारे पास वाइटल फोर्स नाम की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे थे, ठीक है। अब भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी तो रही नहीं, ऑर्गेनिक के पीछे का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, तो भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किन्हें बोलें, ठीक है, किन्हें बोला जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो हमें ये दिखता है ना कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जरूर होता है, क्या होता है, कार्बन जरूर होता है, ठीक है। तो क्या हम बोल दें कि जितने भी ऑल कंपाउंड्स हैविंग कार्बन इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके पास कार्बन है, तो क्या केवल कार्बन होना इंपॉर्टेंट है ना। हम ये बोल सकते हैं क्या कि ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन हो तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड भी हैं, साइनाइट है, आइसोसाइनेट है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि यही हो गया, कार्बन है ना इसमें, लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, ठीक। तो मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन क्या है उस पर हम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा बना लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या डेफिनेशन होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हिस्ट्री वाली बात ख़त्म होती है, ठीक। चलिए, तो होलर नाम ध्यान रखिएगा, होलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कांड कर दिया। बोलते कि होलर जो थे ना बर्जीलियस के शिष्य थे, है ना। तो वो बोलते ना गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया, तो वाली बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, ये काम हो गया ना। थोड़ा सा और हम लोग टाइम लेते हैं। दरअसल क्या है कि फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाली बातें भी होती हैं, तो जिससे कि फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देख लें हम लोग, टाइम कितना हो गया है ना, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुके हैं, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ओनली कार्बन्स के कंपाउंड पढ़ने वाले हैं।
कार्बन्स के कंपाउंड एंड उसके डेरिवेटिव्स। ठीक, तो 2 लाइन इसमें लिखते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा 1 लाइन लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना, इसके नीचे लिखना है एरो लगा के, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स, विच डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव, विच डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिख लें आप हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कॉमा के बाद लिखेंगे दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कॉमा, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो अभी एक सिंपल सा आइडिया हमने लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना। अच्छा, मुझे पता है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना, लेकिन अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मान लीजिए वो 50 लाख बनाते हैं कंपाउंड, तो अकेले कार्बन ही 10 मिलियन बनाता है कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन बहुत स्पेसिफिक है। पता मुझे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, हाई स्कूल में नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, अभी हम उस पर भी आते हैं। तो कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से इतने सारे कंपाउंड, लगभग 10 मिलियन कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। तो हम कार्बन वाले कंपाउंड को एक अलग से सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, जिससे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसमें आप लिख लें जरा, पॉइंट लिखिए, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, पॉइंट नोट डाउन करें, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, उन्हें मैं क्या बोलूँगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोकार्बन पे मैं डिटेल में थोड़ा बहुत बाद में आएंगे हम लोग, फिलहाल अभी थोड़ा बहुत डेफिनेशन में छेड़ दिया गया हाइड्रोकार्बन को, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, छोटी सी हेडिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, कार्बन हो एंड हाइड्रोजन हो, उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी डिटेल से हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, अभी के लिए हम इसमें लिख सकते हैं। तो हेडिंग के अंदर क्या लिख लें, हेडिंग में लिख लें आप, पहले हेडिंग लिखिए हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, प्लूरल में यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आप लिख लो, है ना, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ, द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ, है ना, द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कॉमा, नोन एज हाइड्रोकार्बन, कॉमा, नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, कॉमा, नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक, जैसा कि नाम से दिख रहा है ना, आप लोगों ने कई सारे टॉपिक्स हाई स्कूल में पढ़ रखे हो, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हम एक एक टॉपिक को टच करेंगे, ठीक है ना, सारे टॉपिक जो अभी आपने हाई स्कूल में पढ़ा है वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स का मीन्स क्या हमने समझा कि कार्बन हो एंड हाइड्रोजन हो। ठीक, तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, CH4, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, मीथेन। CH4 का मतलब क्या, मीथेन है। ठीक है ना, तो मीथेन क्या हुआ, एक हाइड्रोकार्बन हुआ, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है ना कि कार्बन तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, कार्बन तो रहना ही है। ठीक है, मुझे पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है एंड हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है,
मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इसका कॉम्बिनेशन तो ज़िंदगी भर रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन तो भाई साहब फिक्स है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हम कार्बन हाइड्रोजन का नाम चीख कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? इसके अलावा कभी कदार सल्फ़र हो सकता है, हेलोजन्स हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कभी कदार नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ये जो है ना कभी कदार यूज़ होते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो फिलहाल अभी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल में आप लिख लो, मीथेन लिख लो। तो मीथेन को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। मीथेन को हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हमने एक वर्ड लिखा था हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना, जो हाइड्रोकार्बन से बना हो। जैसे मैंने क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, मतलब कि हाइड्रोकार्बन में कुछ चेंज करूँगा, कुछ मॉडिफाई करूँगा, और जो बनने वाला नया कंपाउंड है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ? डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ऐसे देख लें, ऐसे बात कर लें कि मेरे पास CH4 था, ठीक है, मीथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा देता हूँ, ये है ना, ये एक समझाने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। निगेटिव साइन में लिखा हूँ, मतलब माइनस कर दिया हाइड्रोजन, इसकी जगह मैं कोई हेलोजन लगा दिया, हेलोजन प्लस मतलब हेलोजन मैंने ऐड किया, मान लीजिए इसको मैंने हटाया, ये मीथेन था, इस समझने के पर्पज़ से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई हेलोजन लगाता हूँ, ठीक। तो ये भाई साहब क्या था? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से मैंने चेंज किया, क्या बनाया? उसका डेरिवेटिव। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? डेरिवेटिव। तो मैं इसे बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड दियर डेरिवेटिव, इन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो आप उतना लिख चुके थे, एग्जाम्पल में आप ये मीथेन लिख लो, है ना। एंड इस तरीके से एग्जाम्पल बना के हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव ऐसे आप बना लो, ठीक। इतनी बात करते हैं, है ना। चलिए टाइम थोड़ा सा देख लें हम, ठीक। इतनी बातें हो गई। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको हम कवर करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट बातें करेंगे। तो अभी हमने देखा कि केवल कार्बन ही इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना। कैटिनेशन का मतलब भी आप जानते हो, ठीक है। उसको हम एक बार कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, इतना हो गया, नोट डाउन हो गया सब कुछ, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग रीज़न फॉर है ना, लार्ज नंबर ऑफ है ना कार्बन्स कंपाउंड बोले हम, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब भाई साहब रीज़न इसका क्या है? रीज़न मुझे पता है, कैटिनेशन रीज़न इसका है। देखिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट का सेम एटम की कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ठीक है, सेम एटम की कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जिससे कि एक मुझे स्ट्रेट चेन मिल जाए, दिख रहा है, एक स्ट्रेट चेन मिल जाए, या फिर आप बोले साइड चेन मिल जाए। स्ट्रेट चेन तो ये हो गई ना, ये क्या होगा? स्ट्रेट चेन, ठीक है। कार्बन के क्या है ना, 4 वैलेंसी होने की वजह से, है ना, 4 वैलेंसी में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेस एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक, केमिस्ट्री में चलता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक, कोवैलेंट बॉन्डिंग करके बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और 4 वैलेंसी होने की वजह से इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कार्बन के कार्बन से जोड़कर ऐसे बहुत ही कोवैलेंट स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, ये ऐसे साइड चेन बना सकता है, ठीक है, या फिर साइकिल भी बना सकता है। कार्बन इस तरीके से
भाई साहब साइकिल भी बना सकता है, इस तरीके से हम बात कर लें। ठीक है, ये देखो आप 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, ऐसे इसे हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी टेंडेंसी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि सेम एलिमेंट की एक स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, जिससे कि मुझे स्ट्रेट चेन मिल रहा है, साइड चेन मिल रहा है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटिनेशन। ठीक है ना। अच्छा देखो, सेम एलिमेंट हो सकता है, हमारे केस में वो एलिमेंट कार्बन है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटिनेशन। इसके थ्रू स्ट्रेट चेन, साइड चेन या फिर साइकिल बन सकता है हमारा। ठीक है ना। चलिए इसको जरा सा कॉपी कर ले, फिर नीचे डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कैटिनेशन की, फिर आज का लेक्चर नहीं रोक लेते हैं, है ना। ये इसको कॉपी कर लिया, है ना। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, डेफिनेशन लिखिएगा इसकी। ठीक है, दरअसल नोट्स क्या है ना, फ़ोन में रहते हैं, तो वहीं से नोट्स से बातें करेंगे हम लोग। डेफिनेशन लिखिएगा, एरो लगा के लिखेंगे हम लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, है ना। कैसे लिखना है सर, इतना आप लोग क्या करें, कॉपी कर लें, ऐसे सीन बना लें। ठीक है, अच्छा ये वैलेंसी के बारे में थोड़ी बहुत हम बात कर लेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की कितनी 3 होती है ना, ऑक्सीजन की 2 होती है ना, ऐसे करके। तो डिटेल से वैलेंसी की बात करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में। अभी ऑर्गेनिक में जितना मुझे इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए ज़रूरत है, जितनी नीड है, उतनी की हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैलेंसी हर जगह है, तो इसे हम बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो इसे, तो इसको कर लिया, फिर नीचे लिखें, क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। फिर से बोले, हाँ लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। ठीक है, फिर से चलिए, फिर से, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक, विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन, ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन। ठीक है, टू फॉर्म अ चेन, कॉमा साइड चेन, चेन का मतलब स्ट्रेट चेन से था, कॉमा चेन लिख लेते ना, चेन के बाद कॉमा साइड चेन एंड साइकिल। ठीक, चेन कॉमा साइड चेन एंड साइकिल ऑफ एटम्स, एंड साइकिल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन, है ना। एंड साइकिल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। सेम एलिमेंट की, है ना, ऐसी टेंडेंसी जिससे कि स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता जा रहा है। और कार्बन के केस में क्या है, स्ट्रेट चेन बन सकता है, स्ट्रेट चेन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, एंड साइड चेन बन सकता है इस तरीके से, और साइकिल बन सकता है। ठीक, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना रोकते हैं। आज हमने क्या क्या बात देखी, आज हमने देखा कि हिस्ट्री के बारे में कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का मीनिंग क्या होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें की हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बातें की, ऐसा क्यों है। ठीक है, और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स क्यों है, इतना लार्ज एक्सटेंड क्यों है, उसका भी बातें की हम, कैटिनेशन। ठीक, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जाते जाते, है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों का सवाल होता है, हमें क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्यों पढ़ाया जा रहा है, या फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए डेली लाइफ में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि बात करें इस चौक की बात करें, तो ये भी कुछ कंपाउंड है ना, जो कि इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है ना, मतलब एक केमिस्ट्री इसमें भी है। ठीक, जो भी हम कपड़े पहन रहे होते हैं ना, कपड़े में हम बातें करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो वस्त्र उद्योग वाली इंडस्ट्री होती है ना, जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं, जो रेशम के कपड़े, ऊन होते हैं ना, जितने भी कपड़े होते हैं ना, ये पॉलीमर्स में आते हैं, और पॉलीमर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, और जो भी हमारे पास प्लास्टिक वाली केमिस्ट्री होती है, जो भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, अलग अलग बोटल्स मेरे पास हैं, स्क्वीज़ बोटल्स, जो फ़ैन में जो पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलीमर्स है, जो कि ऑर्गेनिक के अंडर में आता है। ठीक,
अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड वाली इंडस्ट्री, जितने भी मेडिसिन होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, कोलगेट में भी जो कंपाउंड है, या फिर हम बात करें जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम के पीछे आप देखना बहुत सारे एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटोफिनोन, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड लिखे होंगे, है ना। वो सारे कंपाउंड देखोगे आप 11th-12th में पढ़ोगे, उसके नाम भी पढ़ोगे। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ऑर्गेनिक का। अच्छा, हम लोग ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, फूड लेते हैं, फूड एक्सेप्ट करते हैं। अब फूड से क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मुझे प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है। तो ये भी कुछ अमीनो एसिड है, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास के चैप्टर में। तो ये सब भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा यूज़ है ना, मेडिकल का वैरायटी यूज़, मेडिकल बहुत ज़्यादा यूज़, कपड़ों में यूज़ देखा भी आपने, प्लास्टिक्स में देखा यूज़, है ना, मेडिकल फील्ड में यूज़ देखा, है ना। हालांकि जो पाउडर आप यूज़ कर रहे होते हो, है ना, उसके पीछे भी देखना, है ना। अच्छा, एकदम जो लेटेस्ट यूज़ आप देख रहे हो, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो, उसमें चिल्ला रहे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें, अल्कोहल बेस, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जर्म्स की प्रॉपर्टी होती है ना। कौन सा अल्कोहल यूज़ करना चाहिए, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, उसके पीछे आप देखना डिब्बे के पीछे लिखा होगा एथिल अल्कोहल 70%, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसे। तो इस वजह से मुझे पढ़ाया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। चलिए धीरे धीरे बातें करेंगे हम लोग, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, टेट्रावैलेंसी की बात करेंगे, ठीक। फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स तो खैर यहाँ होते नहीं है ना। ऑर्गेनिक में क्या न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होगा, रिएक्शंस होंगी, मुझे ध्यान में रखना होगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या न्यूमेरिकल रहता है, फिजिकल में काफ़ी अच्छा है ना, उसमें रिमिकल होता है। इसमें ये जगह कि समझने वाली है, समझना है मुझे किस तरीके से कहानी सुननी है, समझना है, उसे रटना है, बार बार पढ़ना है ना। अच्छा, समझ के रटना है, ये नहीं कि ऐसे रट लेना है उठा के, है ना। कॉन्सेप्ट होता है, समझना है, फिर उसको पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए आज का लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, बहुत सारे वीडियो भी आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको वीडियोस प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।